साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोका आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन क्लास में आज हम जनवरी 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन सभी मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख लीजिए। क्लास को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है। अंतिम क्षणों में हमने एक सफलता प्रोग्राम शुरू किया है। अब इस सफलता प्रोग्राम में क्या होगा उसको हम लोग जान लेते हैं। सफलता प्रोग्राम में जैसे करंट अफेयर्स के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, जो आपको मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेज हो रही हैं, इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ अवेलेबल कराने के बाद में एक हमने प्रैक्टिस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस प्रोग्राम में हम आपको मंथ वाइज एमसीक्यू अवेलेबल कराएंगे। मंथ वाइज एमसीक्यू अवेलेबल कराएंगे। जैसे जून 2025 मंथ का हमने करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन दे दिया, आप उसे पढ़िएगा। फिर इस प्रैक्टिस बैच से आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, राइट। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो गलतियां आप एग्जाम हॉल में बैठ के करेंगे वो गलतियां आपकी यहीं हो जाएंगी। एक तरीके से करंट अफेयर्स आपको यहाँ याद हो जाएगा। इससे अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हमने यहाँ पर हर टॉपिक को सेग्रीगेट कर दिया है अपने प्रोग्राम में। प्रमुख नियुक्तियों पर क्लिक करेंगे, प्रमुख नियुक्तियों वाला एमसीक्यू आ जाएगा। मंथ वाइज है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, खेल कूद वाला सेक्शन हमने अलग कर दिया है। खेल कूद वाले सेक्शन में जाएंगे, खेल कूद से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाएगा। प्रमुख पुरस्कार, जिन व्यक्तियों का निधन हो गया है हाल ही में, बिहार बजट, बिहार आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, इन सब पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो बच्चे यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रोग्राम को भी एड ऑन कर दिया है। तो बिहार पीसीएस 71 बीपीएससी देने वाले और यूपी पीसीएस 2025 देने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ कंपाइलेशन मिलेगा और पीडीएफ कंपाइलेशन के अलावा मंथ वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इससे बेहतर तैयारी करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की तरह हमने जनरल स्टडी के प्रोग्राम को भी प्रिपेयर किया है। जनरल स्टडी के प्रोग्राम में आपको क्या किया जाएगा, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। बीपीएससी एग्जाम में बिहार स्पेशल स्टैटिक पोर्शन से बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी पूछा जाता है, तो हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी का भी नोट्स आपको यहाँ अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट 150 क्वेश्चन के आपको दिए जाएंगे, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इन सब के। और 4 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, राइट। तो ये हो गया प्रैक्टिस का। अब जीएस प्रैक्टिस बैच को हमने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप एमसीक्यू लगाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स का है, वहाँ पर हमने मंथ वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। इसी तरीके से हमने यहाँ जीएस प्रैक्टिस बैच में टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू प्रिपेयर कर दिया है। मान लीजिए ये एमसीक्यू खुला हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। आपको जो आंसर पता है, आपने जो नोट्स से पढ़ा है, आप क्लिक करेंगे, आंसर सही होगा आ जाएगा, गलत होगा तो गलत का निशान बन के आ जाएगा, राइट। और जो सही आंसर होगा उस पर टिक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जहां पर करने लायक होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन भी वहां पर दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट टाइम में। अब इससे बेहतर तैयारी करने का मेरे समझ से कोई तरीका नहीं हो सकता है। मल्टीपल टाइम आपको नोट्स रिवाइज करना है और नोट्स के साथ में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करती जानी है। तो इस तरीके से हमने करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन के प्रोग्राम को बनाया है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अब इसके लिए फ़ी वगैरह क्या होगी, तो एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी हमने रखी है। नॉमिनल फ़ी हमने रखी है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में अगर आप जुड़ते हैं तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस बैच आपको केवल 199 रुपए में दे दिया जाएगा। स्टैटिक पोर्शन से आप जुड़ते हैं तो स्टैटिक पोर्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस बैच और साथ ही सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे 399 में। करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स दोनों पार्ट्स में अगर आप जुड़ते हैं, नोट्स और प्रैक्टिस बैच एमसीक्यू के, तो आपको 499 में सारा सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे 6306473800 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज करके, राइट। चलिए हम लोग अब करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं जनवरी 2025 मंथ में। करंट अफेयर सेक्शन में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। करंट अफेयर्स का जो ये क्लास आपको दिया जा रहा है, जो कंपाइलेशन नोट्स होगा, इसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी मैगजीन पढ़े, चाहे मंथली पढ़े, चाहे वार्षिकांक पढ़े, इस करंट अफेयर्स की क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हैंड रिटन नोट्स है। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। गवर्नमेंट की जितनी ऑफिशियल साइट हैं, खासकर पीआईबी, एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, न्यूज़पेपर में द प्रिंट, द हिंदू और जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट हैं, उन सब के थ्रू करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब इससे बाहर कुछ करंट अफेयर्स होगा नहीं। बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्लासेस को 1 से 2 बार देख लेना है, करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं नोट्स से मिल जाएंगे।
जनवरी 2025 मंथ में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां और चर्चित व्यक्तियों को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये 47वें नंबर के हैं। इस तरीके के नंबर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति बने हैं। सबसे उम्रदराज हैं ये, 79 प्लस ईयर के हैं। 79 प्लस ईयर के हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, तो इसे भी याद रखना है। ये भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अमेरिका के नए 47वें राष्ट्रपति बने हैं जो सबसे उम्रदराज हैं। सबसे उम्रदराज हैं। इससे पहले बाइडन थे, बाइडन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सबसे उम्रदराज जो राष्ट्रपति हो गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो 47वें नंबर के दूसरी बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, राइट। जेडी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जेडी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के तीसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं, राइट। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को शपथ अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दिलाई थी। आप जानते हैं जैसे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, उसी तरीके से अमेरिका में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति को भी वहां के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति को अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के द्वारा शपथ दिलाई गई। जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, भारतीय मूल की है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की अमेरिकी, पहली एशियाई अमेरिकी एवं पहली हिंदू द्वितीय अमेरिकी बन गई हैं। अब ये द्वितीय अमेरिकी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। जैसे भारत में भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति की पत्नी वहाँ की प्रथम महिला नागरिक मानी जाती हैं। उसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वहाँ के द्वितीय नागरिक होते हैं और उनकी पत्नी भी महिला द्वितीय नागरिक होती है, महिला द्वितीय अमेरिकी होती हैं, राइट। जेडी वेंस की पत्नी जो ऊषा वेंस हैं ये भारतीय मूल की हैं, तो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की द्वितीय अमेरिकी बन गई हैं। एशिया की पहली द्वितीय अमेरिकी बनी है और पहली हिंदू द्वितीय अमेरिकी है, तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से भी बनने की संभावना है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा माइकल मार्टिन का, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। सुहास सुब्रमण्यम भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में इन्होंने शपथ ली है, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के ये 6वें सदस्य बने। वर्जीनिया के 10वें कांग्रेस जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, राइट। इस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत बना के पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जरूर याद रखना है। सुहास सुब्रमण्यम का नाम, वर्जीनिया जो अमेरिका का प्रांत है, यहाँ के 10वें कांग्रेस जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बन गए हैं। 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में इन्होंने शपथ ली है। ओवरऑल अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के 6वें सदस्य ये बन चुके हैं, सुहास सुब्रमण्यम। माइकल जॉनसन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जोकिम एलेक्जेंडरसन स्वीडन से बिलोंग करते हैं, भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नाम क्या है इनका? जोकिम एलेक्जेंडरसन, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। वी नारायण ये इसरो के नए अध्यक्ष बने थे, 11वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। जनवरी मंथ में इनकी नियुक्ति हुई थी। इसरो के नए अध्यक्ष 11वें नंबर के बने हैं वी नारायण। अब हम लोग प्रमुख पुरस्कार की कैटेगरी में आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्रदानकर्ता होते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये साई परांजपे को। गिट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार प्रोफेसर उर्वशी सिंह को दिया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। आप जानते हैं इन दिनों क्वांटम कंप्यूटिंग लगातार अखबार की सुर्खियों में रहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये जनवरी 2025 मंथ में 2 स्थानों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जिसमें पहला नाम है कप्पड़ समुद्र तट, ये कोझिकोड केरल में है, और दूसरा है चाल समुद्र तट जो कन्नूर केरल में है। दोनों ही प्लेसेस केरल के हैं, केरल कोझिकोड का कप्पड़ समुद्र तट और केरल कन्नूर का चाल समुद्र तट। इस तरीके से देखेंगे तो वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन में शामिल होने वाले जो प्लेसेज हैं उनकी संख्या हो गई है देश में 14। ब्लू फ्लैग प्रमाणनकर्ता जो दिया जाता है, प्रदानकर्ता एजेंसी है फाउंडेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन
डेनमार्क की एक संस्था है जिसके द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के अंतर्गत शामिल होने वाले भारत के कुल कितने प्लेसेज हैं? 14, जिसमें कप्पड़ समुद्र तट और चाल समुद्र तट को हाल ही में जोड़ा गया, राइट। बाकी के जो अन्य ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्लेसेज हैं उनको आप लोग जरूर इंटरनेट में सर्च करके देखिएगा, नाम क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 की सूची में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ब्रेडी कॉर्बेट को दिया गया है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 की सूची में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रेडी कॉर्बेट। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 मंथ में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, इसमें अब अलग अलग कैटेगरी हैं। विशेष श्रेणी पुरस्कार में देखेंगे तो 9 विजेता रहे हैं, जिसमें कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार में बेला महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। जो बच्चे यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उनके लिए मिलक अमावती पंचायत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। इसे तीसरा स्थान मिला है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार में मान्य चिवाड़ी पंचायत जो महाराष्ट्र की है उसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है। और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार की श्रेणी में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में 9 विजेता रहे हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में मान्या चिवाड़ी महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत छत्रपुर उड़ीसा की रही है और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत गोमती जो त्रिपुरा की है वो रही है, राइट। दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में देखेंगे 27 विजेता रहे हैं। 9 श्रेणी में प्रत्येक में से 3 विजेता रहे हैं। 9 श्रेणी में जो प्रमुख श्रेणियां हैं जैसे स्वास्थ्य पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा मुक्त पंचायत, सुशासन मुक्त पंचायत और बाल हितैषी पंचायत, इसमें 71st प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने उन्हीं को शामिल किया है जो बिहार की पंचायतें हैं। स्वस्थ पंचायत में मुजफ्फरपुर की जजुआर मिड्डल पंचायत को तीसरा स्थान मिला हुआ है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा मुक्त पंचायत में नालंदा बिहार की पार्थू पंचायत को तृतीय स्थान मिला हुआ है। सुशासन युक्त पंचायत में पुनहादा जहानाबाद की पंचायत है, इसे भी तृतीय स्थान मिला हुआ है। बाल हितैषी पंचायत के संबंध में याद रखिएगा भरतौल जो बरेली उत्तर प्रदेश की पंचायत है इसे द्वितीय स्थान मिला हुआ है। तो यूपीपीसीएस 2025 वाले बाल हितैषी पंचायत के संबंध में याद रखिएगा बरेली उत्तर प्रदेश की भरतौल को द्वितीय स्थान मिला है। बाकी 71 बीपीएससी देने वाले बच्चे स्वस्थ पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा मुक्त पंचायत और सुशासन युक्त पंचायत में बिहार की पंचायतें शामिल हैं जिन्हें तीसरा स्थान मिला हुआ है। स्वस्थ पंचायत में मुजफ्फरपुर की जजुआर मिड्डल पंचायत को तीसरा स्थान, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा मुक्त पंचायत में नालंदा बिहार की पार्थू पंचायत को तीसरा स्थान और सुशासन युक्त पंचायत की श्रेणी में जहानाबाद बिहार की पुनहादा पंचायत को तीसरा स्थान मिला हुआ है, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को ये देख लेना है अच्छे से, एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदाता कौन रहता है? तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिए जाते हैं। पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इसमें 6 कैटेगरी हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद रोलिंग ट्रॉफी जिसे हम माका ट्रॉफी कहते हैं, और 6वीं इसमें कैटेगरी होती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। सभी कैटेगरी में देखेंगे लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की कैटेगरी जो 2025 जनवरी मंथ में अनाउंस किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की सभी कैटेगरी वाइज पुरस्कार देखेंगे। कुगेश डी जो शतरंज खिलाड़ी हैं इन्हें दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है ये। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, राइट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? पिछले 4 वर्षों में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन ये शब्द याद रखिएगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी जो बहुत बेहतर एक्सीलेंट प्रदर्शन करता है पिछले 4 वर्ष में खेल के क्षेत्र में, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 जनवरी मंथ में इनका अनाउंसमेंट किया गया। गुगेश डी ये भी यूपीपीसीएस आरओआरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था।
गुगेश डी, अब ये किस खेल से संबंध रखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के खिलाड़ी हैं। निशानेबाज मनु भाकर और पैरा एथलेटिक्स प्रवीण कुमार को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अच्छा प्रदर्शन के लिए अर्जुना पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थी याद रखिए, उत्तर प्रदेश से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 खिलाड़ी हैं। स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह, एथलेटिक्स खिलाड़ी अनु रानी और पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रीति पाल। बिहार से कोई व्यक्ति अर्जुन पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है हमारी रिसर्च में जितना हमने किया है, इसलिए हमने यहाँ पर बिहार का नहीं शामिल किया है। अदरवाइज बिहार का भी कोई खिलाड़ी होता जिसे अर्जुन पुरस्कार मिलता तो हम उसे जरूर शामिल करते। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ये पैरा तैराकी हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। पैरा तैराकी मुरलीकांत राजाराम पेटकर और एथलेटिक्स सुच्चा सिंह को। राइट, तो लाइफ टाइम वाला जरूर याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार में। द्रोणाचार्य कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं किसने पुरस्कार जीता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार बेसिकली खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, उसी तरीके से खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक नियमित कैटेगरी, दूसरी होती है लाइफ टाइम कैटेगरी। नियमित कैटेगरी में सुभाष राणा जो पैरा निशानेबाज हैं, पैरा निशानेबाज सुभाष राणा को, निशानेबाज दीपाली देशपांडे को और हॉकी खिलाड़ी संदीप साई को दिया गया है। नियमित कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम वाला आपको जरूर याद रखना है। जैसे अर्जुन पुरस्कार कैटेगरी में लाइफ टाइम वाले आपको याद रखने हैं, उसी तरीके से द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी वाले दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फुटबॉल खिलाड़ी अर्मांडो एग्नुलो कोलाको और बैडमिंटन खिलाड़ी एस मुरलीधरन, ये 2 प्रशिक्षक हैं जिन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी अर्मांडो एग्नेलो कोलाको और बैडमिंटन खिलाड़ी एस मुरलीधरन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में समग्र विजेता विश्वविद्यालय रहा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन राशि में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन राशि पिछले 3 वर्षों में खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 में अनाउंस किए गए हैं, हमने सभी कैटेगरी में देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वाला जरूर याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी को, द्रोणाचार्य पुरस्कार में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी को, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए, समग्र विजेता विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन राशि में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। राइट, अब हम लोग पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 ये भी जनवरी मंथ में दिए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषणों की संख्या 7 है। आरओ का जो एग्जाम अभी लेटेस्ट हुआ है उसमें ये संख्या डायरेक्ट पूछी गई थी, तो याद रखिएगा इस तरीके से प्रश्न आपके भी एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में, तो 139 में पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण की संख्या 19 और पद्मश्री की संख्या है 113। अब यहाँ पर हम 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के विद्यार्थियों के लिए बिहार के कितने लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश की कैटेगरी को सेग्रीगेट कर दिया है। राइट, तो ये एक तरीके से बिहार स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। आप करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज अटेंड करते जाएंगे तो आपका 40 से 50% जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वो यहीं से कवर अप होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। तो यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक आपको बहुत सारी न्यूजें मिलती हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लासेज में। तो आपका यहाँ से 40% आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर आप देखेंगे आपको इन्हीं पीडीएफ क्लासेस से मिल जाएंगे। बाकी हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। पद्म पुरस्कार 2025 कुल 139 व्यक्तियों को मिला हुआ है। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। पुरस्कार विजेता में देखेंगे तो 23 महिलाएं हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी एनआरआई ओसीआई श्रेणी में हैं और 13 मरणोपरांत हैं। राइट, पद्म विभूषण किन 7 व्यक्तियों को दिया गया है वो देख लेते हैं। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पद्म विभूषण जिन्हें मिला हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं,
दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामले से संबंध रखते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र से हैं ये। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला क्षेत्र से। एमटी वासुदेव नायर, मरणोपरांत इन्हें दिया गया पद्म विभूषण है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, ये जापान से हैं। व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। श्रीमती शारदा सिंह, मरणोपरांत दिया गया है, बिहार से हैं, इन्हें कला क्षेत्र में ये पद्म विभूषण दिया गया है। तो इस तरीके से देखें तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों में से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाता है पद्म विभूषण में मरणोपरांत किन लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है। उसके अलावा इसमें एक विदेशी व्यक्ति भी है, जापान से जो है ओसामू सुजुकी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 दिया गया है। व्यापार उद्योग से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक याद रखना है। बिहार के शारदा सिंह को, श्रीमती शारदा सिंह को पद्म विभूषण दिया गया है। शारदा सिंह को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ये कला क्षेत्र से हैं। बाकी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम शारदा सिन्हा के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट पद्म भूषण देख लेते हैं। 19 व्यक्तियों को दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। विवेक देवराय, मरणोपरांत साहित्य शिक्षा से संबंध रखते हैं ये। मनोहर जोशी, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से संबंध रखते हैं। पंकज उधास, मरणोपरांत दिया गया है, कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सुशील कुमार मोदी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण, सार्वजनिक मामले से संबंध रखते हैं। सुशील कुमार मोदी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशील कुमार मोदी के बारे में भी हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण 2025 दिया गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है सार्वजनिक मामले की कैटेगरी में। राम बहादुर राय उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। सांध्वी रितंभरा उत्तर प्रदेश से हैं, ये सामाजिक कार्य की श्रेणी में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। विनोद धाम संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, राइट। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। पद्मश्री देख लेते हैं। 113 लोगों को दिया गया है, जिसमें बिहार के 5 लोग शामिल हैं। बिहार के 5 व्यक्ति कौन से हैं? भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से संबंध रखते हैं। हेमंत कुमार चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। किशोर कुणाल, मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री दिया गया है, बिहार के हैं ये, सिविल सेवक हैं, ये सिविल सेवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। श्रीमती निर्मला देवी कला क्षेत्र से संबंध रखती हैं, बिहार की हैं। श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर आध्यात्मिकता के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पद्मश्री दिया गया है, बिहार से हैं। बिहार के 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, श्रीमती निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर। 5 लोगों को जो पद्मश्री दिया गया है बिहार से है, उनमें किशोर कुमार को मरणोपरांत दिया गया है, जो सिविल सेवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पद्म भूषण में देखेंगे तो बिहार के एक व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, सुशील कुमार मोदी, बिहार से हैं, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है, सार्वजनिक मामले से संबंध रखते हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, इनमें से एक व्यक्ति है बिहार का श्री शारदा सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, राइट। तो बिहार स्पेसिफिक संबंध में सारी बातें आपको याद रखनी है और ओवरऑल भी आपको ये पुरस्कार से संबंधित जो आपको बताया जा रहा है उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के विद्यार्थियों के लिए है। 8 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। गणेश्वर शास्त्री द्रवी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से। श्री नारायण, जिन्हें हम भुलाई भाई के नाम से भी जानते हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है पद्मश्री, उत्तर प्रदेश से हैं ये, सार्वजनिक मामले से संबंध रखते हैं। सत्यपाल सिन्हा खेल क्षेत्र से। श्याम बिहारी अग्रवाल कला क्षेत्र से। सोनिया नित्यानंद चिकित्सा क्षेत्र से और सैयद एनुअल हसन साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं। ये 8 लोग बिहार से संबंध रखते हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले विद्यार्थी ये उत्तर प्रदेश वाले स्किप कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2025 देने वाले विद्यार्थी जो बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो ये बिहार स्पेसिफिक जो 5 लोग हैं पद्मश्री प्राप्त करने वाले, उन नामों को स्किप कर सकते हैं, राइट। तो अपने अपने स्टेट पीसीएस का आप लोग देख लीजिए। कुछ अन्य व्यक्तियों को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पद्मश्री दिया गया है, जैसे अजय वी भट्ट। ये व्यक्ति हैं जो विदेशी एनआरआई की श्रेणी में है। हमने आपको बताया कि विदेशी एनआरआई की श्रेणी में 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण देखेंगे तो जापान से एक व्यक्ति हैं ओसामू सुजुकी, व्यापार उद्योग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण की कैटेगरी में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से विनोद धाम को दिया गया है पद्म भूषण, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंध रखते हैं। अन्य विदेशी व्यक्ति देख लेते हैं, जिसमें अजय वी भट्ट हैं, अमेरिका के हैं, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सेतुरामन पंचनाथन अमेरिका से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नोहरिया ये यूएसए से हैं, साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं।
स्टीफन नैप साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं, अमेरिका से हैं। अरविंद शर्मा ये कनाडा से हैं, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। चेतन ई चिटनिस फ्रांस से हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जोनास मसेटी ब्राजील से आध्यात्मिकता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शेखा सैखा अली अल जबर अल सबा कुवैत से हैं, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये अन्य व्यक्ति हैं, अन्य विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। अन्य व्यक्तियों में एक नाम आपको और याद रखना है पद्मश्री जिसे दिया गया है, खेल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन खेल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, ये नाम भी आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कारों में आपको बस इतना याद रखना है, अब यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और खासकर बीपीएससी वाले बिहार स्पेसिफिक देख लीजिएगा, और पद्म विभूषण वाले इन 7 नामों को याद रखना है और किस क्षेत्र से ये व्यक्ति संबंध रखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं, कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण, कितने पद्मश्री हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दास्तों और झांकियों का पुरस्कार दिया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित है। थीम अच्छा इस बार क्या थी गणतंत्र दिवस 2025 जो 26 जनवरी को होता है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। शीर्ष झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को दिया गया है। महाकुंभ 2025 की झांकी को शीर्ष झांकी का सम्मान दिया गया था। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का सम्मान जम्मू कश्मीर राइफल टुकड़ी को दिया गया था। केंद्रीय मंत्रालय या विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी रही जनजाति कार्य मंत्रालय की, ये आपको याद रखना है। शीर्ष झांकी महाकुंभ 2025, सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी थी। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजाति कार्य मंत्रालय की थी। बाकी विशेष पुरस्कार और लोकप्रिय संसद श्रेणी ये वाला आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब हम लोग प्रमुख दिवस और उनकी थीम देखेंगे। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, थीम रही वन वर्ड वन फैमिली। वन वर्ड वन फैमिली थीम रही वैश्विक परिवार दिवस की, 1 जनवरी को यह मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रही, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज थीम थी विश्व हिंदी दिवस की, 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये इस वर्ष की थीम रही युवाओं की शक्ति का उत्सव। युवाओं की शक्ति का उत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। इस बार लोकपाल का आधिकारिक रूप से गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को किया गया था, और इसी 16 जनवरी की डेट को अब लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2025 में पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया, किस तारीख को, 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी को। पराक्रम दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था उड़ीसा के कटक में, और इसी दिन को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं लगातार निर्वाचन आयोग इन दिनों चर्चा में है, एसआईआर का मुद्दा भी लगातार अखबार की सुर्खियों में है, ऐसे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 2025 में, 25 जनवरी को यह हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम रही मतदाता दिवस की वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रही, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को यह भी मनाया जाता है। 2025 पर्यटन दिवस की थीम क्या रही है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ थीम रही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सितंबर मंथ अभी आया नहीं है, तो सितंबर 2024 की जो थीम रही वो क्या थी, टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस। 76वां गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी 2025 को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बिहार की झांकी का क्या विषय था ये आप लोग याद रखिएगा, विरासत और विकास, नालंदा विश्वविद्यालय, राइट। गणतंत्र दिवस 2025 में जो मनाया गया 26 जनवरी को, 76वां गणतंत्र दिवस, उसमें बिहार की झांकी का विषय क्या था, विरासत और विकास, नालंदा विश्वविद्यालय। मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के, प्राबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के, राइट। बाकी हमने आपको गणतंत्र दिवस के संबंध में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया वो हमने ऊपर देख ही लिया है।
आगे बढ़ेंगे अब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। इसरो का सवा उपग्रह प्रक्षेपण NVS-02 उपग्रह, जिसे 29 जनवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-15 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। NVS-02 उपग्रह ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी नैविक श्रेणी का ये उपग्रह है, एक नाविक उपग्रह है NVS-02 उपग्रह, जो इसरो का सवा उपग्रह है। इसे 29 जनवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-15 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा इसरो का सवा उपग्रह प्रक्षेपण का नाम क्या है, तो NVS-02 उपग्रह एक नैविक उपग्रह है, ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसे किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV-15 रॉकेट से। कहां से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, राइट। स्पेस डेक्स मिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-60 रॉकेट के द्वारा स्पार्डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को संयुक्त रूप से स्थापित करना, और यह सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। अब इस तरीके का काम करने वाला यानी स्पार्डेक्स मिशन के तहत उपग्रहों को संयुक्त रूप से अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला, डॉकिंग करने वाला भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा दुनिया का देश बन चुका है, ये आपको याद रखना है। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को 2 उपग्रह चेंजर जो SDX-1 है और टारगेट SDX-02 की सफलतापूर्वक डॉकिंग कराई थी। अब दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चेंजर और टारगेट। चेंजर और टारगेट, स्पार्डेक्स मिशन के तहत ये 2 उपग्रह हैं, चेंजर और टारगेट। चेंजर SDX-1 है और टारगेट SDX-2 है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। SDX-2 के उपग्रह को टारगेट नाम दिया गया और SDX-1 के उपग्रह को चेंजर नाम दिया गया। इन दोनों उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग 16 जनवरी को इसरो के द्वारा करा ली गई, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद। इंपॉर्टेंट है स्पार्डेक्स मिशन, इसे आप लोग याद रखिएगा। PSLV-60 रॉकेट के द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। जनरेशन बीटा 2025 से 39 के बीच जन्म लेने वाली जो संतानें होंगी वो जनरेशन बीटा की कैटेगरी में होंगी। 1 जनवरी 2025 को आइजोल डर्टलैंड जो मिजोरम में है, यहाँ के सिनाड अस्पताल में पैदा हुआ बेबी फ्रेंकी रेमरू अटडीका जेडिंग, ये भारत का पहला जनरेशन बीटा यानी जिन बीटा बेबी बन गया है। मिजोरम के आइजोल डर्टलैंड का एक अस्पताल है, सिनाड अस्पताल, यहाँ पर एक बेबी पैदा हुआ 1 जनवरी 2025 को, जिसका नाम फ्रेंकी रेमरू अटडिका जेडिंग है, और ये भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी है। अब 2025 से 2039 तक के बीच पैदा हुए जो बच्चे होंगे वो जिन बीटा यानी जनरेशन बीटा कैटेगरी में आएंगे। पहला जनरेशन बीटा कैटेगरी का बेबी कौन सा है, ये नाम आपको याद रखना है, फ्रेंकी रेमरू अटडिका जेडिंग, और ये कहाँ पर पैदा हुआ, मिजोरम में। अब हम डिफेंस सेक्टर को देखेंगे। डिफेंस सेक्टर में प्रमुख सैन्य अभ्यास और जो महत्वपूर्ण तकनीकी हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई उनको पढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास लापेरोस, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। भारत से INS मुंबई ने इसमें भाग लिया था। अभ्यास सूर्यकिरण, ये नेपाल में इसका आयोजन हुआ। भारत नेपाल के मध्य अभ्यास सूर्यकिरण होता है। उत्कर्ष, ये एक बहुउद्देशीय पोत है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। सुर्खियों में रहा उत्कर्ष क्या है, तो ये एक बहुउद्देशीय पोत है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर PM मोदी के द्वारा 15 जनवरी को मुंबई के नौसेना डकयार्ड से इन तीनों को लॉन्च किया गया है। INS सूरत ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। INS नीलगिरी ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पोत है, और INS वागसीर ये डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से होगा कि INS सूरत क्या है, INS नीलगिरी क्या है, INS वागसीर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। INS सूरत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है, INS नीलगिरी ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पोत है, और INS वागसीर ये डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। PM मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डकयार्ड में इन तीनों को लॉन्च किया गया था। नाग MK2 मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पोखर फील्ड रेंज राजस्थान से इसका परीक्षण किया गया था। यह स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड टारगेट यानी दागो और भूल जाओ गाइडेड मिसाइल है। याद रखिएगा, नाग MK2 मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भार्गवस्त्र क्या है, भार्गवस्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल है। भार्गवस्त्र क्या है, ये स्वदेशी माइक्रो मिसाइल है। गोपालपुर उड़ीसा के समुद्री फायरिंग रेंज में इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। इसे नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की इकाई इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा ड्रोन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित और डिजाइन किया गया है। आपके लिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भार्गवस्त्र है क्या, तो ये स्वदेशी माइक्रो मिसाइल है जो ड्रोन हमले को जो रोकेगा, राइट। अब हम लोग प्रमुख योजनाएं अभियान पहल को देख लेते हैं। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट,
इसका समापन 9 जनवरी 2025 को किया जा चुका है। 3 जनवरी 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये संयुक्त पहल थी। भारत की आबादी की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए इस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया गया था 3 जनवरी 2020 को। 9 जनवरी 2025 को इसका सफल समापन हुआ। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया। इसके तहत 99 अलग अलग जाति समूहों के 10,000 भारतीयों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई। भारत की आबादी की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसके तहत 99 अलग अलग जातीय समूहों के 10,000 भारतीयों के जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली गई है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कब इसे लॉन्च किया गया, इसका नेतृत्व किसने किया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह संयुक्त पहल है। लॉन्च किया गया इसे 2020 में। योजना का नेतृत्व किया भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। इसके तहत अलग अलग 99 जाति समूहों के 10,000 भारतीयों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई। 9 जनवरी को ही केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 इसे शुरू किया गया 17 जनवरी 2025 को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक 2.7 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का विस्तार करना, 100 Mbps की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति प्रदान करना, 90 एंकर संस्थानों जिसमें स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय आते हैं, इनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को लॉन्च किया गया था। जो टारगेट रखे गए थे उसको अचीव नहीं कर पाए। इसकी वजह से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 शुरू किया गया है। अब 2030 तक इन टारगेट्स को बढ़ा दिया गया है। 2.7 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का विस्तार करना इसका टारगेट है। 100 Mbps की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति प्राप्त करना और 9 एंकर संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका जो पहला वर्जन था। खेल कूद की श्रेणी में देख लेते हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच। पहला विश्व समुद्र ओपन गोल्फ 2024 ये दिसंबर 2024 मंथ में दिल्ली में आयोजित किया गया था। विजेता रहे अजितेश संधू जो भारत से हैं। पहला खो खो विश्व कप 2025 दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। शुभांकर, तेजस और तारा हैं। आदर्श वाक्य था द वर्ल्ड गोज खो। पुरुष महिला वर्ग दोनों में विजेता भारत रहा था। उप विजेता नेपाल। भारत नेपाल को हराकर पुरुष महिला दोनों वर्गों में ही विजेता रहा। पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। शुभांकर, तेजस और तारा। आदर्श वाक्य द वर्ल्ड गोज खो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनवरी 2025 मंथ की खेल कूद श्रेणी में आपको बस यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है, क्योंकि खेल कूद वगैरह जो है ये बहुत पुराना आपसे नहीं पूछा जाता है। किस मंथ से किस कैटेगरी से आपको कितनी न्यूज़ देनी है, ये सारी बातों को ध्यान में रख के ही सारी करंट अफेयर्स की क्लासेज ये हो रही हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, वही बातें हम यहाँ शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम प्रमुख सम्मेलन समारोह उत्सव कैटेगरी को देखेंगे। सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन या गांधीनगर गुजरात में हुआ। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 ये तेलंगाना में हुआ। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में। थीम थी उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 की उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में शुरू किया गया। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 था जो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया और इस दौरान श्रीलंका के द्वारा हिंदी भाषा को या हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स श्रीलंका में श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में शुरू किया गया। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई बैंकॉक थाईलैंड में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 जो 9-10 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। पूर्वी भारत में आयोजित पहला प्रवासी दिवस सम्मेलन है। 8 से 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वी भारत में आयोजित पहला प्रवासी दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कुल 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन रहे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन यह बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा की गई थी। जगदीप धनखड़ के द्वारा भी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया है। हमने अपनी जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स क्लास में उसके बारे में चर्चा की थी। 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव 2024 ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था 10 से 16 जनवरी 2025 के बीच में। इस फिल्म महोत्सव में पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोकस देश था दक्षिण कोरिया। तो ये नाम आपको याद रखना है, रफीक बगदादी, इन्हें सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया 21वें थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान। इस महोत्सव का फोकस देश था दक्षिण कोरिया। आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। 21वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड दावोस में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। तामुलोसर उत्सव याद रखिएगा, ये नेपाल में मनाया जाता है। तामुलोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। रिपोर्ट सूचकांक की कैटेगरी में देख लेते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 की कैटेगरी में शीर्ष देश है में अमेरिका पहले नंबर पर, रूस दूसरे पर, चीन तीसरे पर और भारत चौथे पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी शक्तिशाली देशों की सूची में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे पर है भारत। अंतिम 145वीं रैंकिंग मिली है भूटान को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। भारत की रैंकिंग क्या है? चौथी है। अंतिम भूटान की 145वीं है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली शीर्ष पर है पहले नंबर पर, मुंबई दूसरे पर और तीसरे पर है कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो 3 शहर हैं, जिसमें दिल्ली पहले पर है, मुंबई दूसरे पर और कोलकाता तीसरे पर। 1.44 अरब की अनुमानित आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद अब चाइना है द्वितीय स्थान पर। भारत की आबादी आगामी 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इस तरीके से कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो जनवरी 2025 मंथ में जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी या दोगुनी होने का अनुमान है? तो 77 वर्षों में। शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं? तो दिल्ली है पहले नंबर पर, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर कोलकाता। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, बस आपको इतना याद रखना है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। भारत की तटरेखा 5 दशकों में लगभग दोगुनी बढ़ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत की जो तटरेखा है वो बदल गई है, वो बढ़ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया भारत की तटरेखा जो 75-16 किलोमीटर थी, 7,516 किलोमीटर, वो बढ़कर अब 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। 47.6% की ये वृद्धि दर देखी जा सकती है पिछले 5 दशकों में। 1970 में 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा देखी गई थी और ये बढ़कर 2023-24 में जो ये नया रिपोर्ट का आंकड़ा जारी किया गया, इसमें अब कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर। लगभग पिछले 5 दशकों में 47.6% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अब किन राज्यों में हुई है? तो गुजरात की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। गुजरात की तटरेखा जो 1214 किलोमीटर थी यानी 1214 किलोमीटर थी, ये बढ़कर अब 2340 किलोमीटर हो चुकी है अप्रॉक्स। उसके बाद पश्चिम बंगाल की तटरेखा सबसे ज्यादा बढ़ी है, 157 किलोमीटर से बढ़कर ये अब हो गई है 721 किलोमीटर। दिन तमिलनाडु की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 906 किलोमीटर से बढ़कर तमिलनाडु की तटरेखा 1068 किलोमीटर हो गई है। अब आंध्र प्रदेश 1053 किलोमीटर के साथ अब चौथे नंबर पर है सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्यों की श्रेणी में। तटरेखा की सर्वाधिक लंबाई की कैटेगरी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक तटरेखा लंबाई है 1962 किलोमीटर जो पहले थी, ये बढ़कर अब 3083 किलोमीटर हो गई है। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अब तमिलनाडु हो गया है। ओवरऑल अगर केवल राज्यों की कैटेगरी में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हो गया गुजरात के बाद तमिलनाडु, जो पहले तीसरे नंबर पर हुआ करता था। पहले गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान था तटरेखा लंबाई में, अब हो गया है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु की तटरेखा में आंध्र प्रदेश की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। राइट, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद उड़ीसा और कर्नाटक का स्थान आएगा तटरेखा की लंबाई में।
न्यूनतम तटरेखा देखेंगे तो पुडुचेरी की है, 47 किलोमीटर थी जो घटकर अब 42 किलोमीटर हो चुकी है। उसके बाद दमन दीव आएगा, 42 किलोमीटर से बढ़कर अब इसकी तटरेखा लंबाई 54 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह जिसकी 144 किलोमीटर तटरेखा हो चुकी है, और फिर गोवा, गोवा की हो चुकी है 193 किलोमीटर। अगर राज्यों की कैटेगरी में देखेंगे तो गोवा की निम्नतम तटरेखा लंबाई है और सर्वाधिक है गुजरात की। ओवरऑल कैटेगरी में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक तटरेखा है और सबसे कम है पुडुचेरी की, सबसे कम है पुडुचेरी की। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सबसे कम जो वृद्धि दर हुई है वो केरल में हुई है, केवल 30 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है केरल में, राइट। प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि है। पश्चिम बंगाल की जो तटरेखा 157 किलोमीटर थी ये बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई है, लगभग 357% की वृद्धि हुई है, जो सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि है। ओवरऑल लंबाई में देखेंगे तो गुजरात में, फिर पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आएगा। सबसे निम्न वृद्धि दर केरल की। यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे होंगे कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा में वृद्धि की जगह कमी हुई है, पहले 47 किलोमीटर थी अब ये 42 किलोमीटर हो गई है। तो अगर नकारात्मक वृद्धि आपसे पूछी जाएगी तो पुडुचेरी की हुई है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की तटरेखा पिछले 5 दशकों में लगभग दोगुनी बढ़ गई है। 1970 में जो 7516 किलोमीटर थी अब ये बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है, राइट। 47.6% की वृद्धि की ये बराबर है। लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2024 ये केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें तटीय समूह राज्य और भू आबद्ध राज्य दो कैटेगरी होती हैं। तटीय समूह राज्यों में अचीवर्स कैटेगरी में गुजरात पहले नंबर पर है। तेजी से विकास करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा शामिल है। आकांक्षी राज्यों में केरल और पश्चिम बंगाल है। भू आबद्ध राज्यों की कैटेगरी में देखेंगे, अचीवर्स कैटेगरी में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। यूपीपीसीएस 2025 देने वाले विद्यार्थी याद रखिएगा, अचीवर्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश है। बाकी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थी बिहार के बारे में याद रखिएगा, ये तेजी से विकास करने वाले राज्यों की कैटेगरी में शामिल हुआ है। लीड्स रिपोर्ट में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार शामिल है। आकांक्षी राज्यों में भू आबद्ध राज्यों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ और झारखंड है, राइट। तो तटीय समूह राज्य और भू आबद्ध राज्य ये दो कैटेगरी होती हैं लीड्स की। लीड्स रिपोर्ट 2024 जो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी की गई जनवरी 2025 मंथ में, इसमें आपको ये याद रखना है, बिहार स्पेसिफिक में याद रखना है। भू आबद्ध राज्यों की कैटेगरी में तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल है और अचीवर्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश शामिल है। भारत पोल पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा ये विकसित है। इस पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों को सरल बनाने और इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को ये व्यवस्थित करेगा। साथ ही यह पोर्टल साइबर अपराध, ड्रग व मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करेगा। भारत पोल पोर्टल सीबीआई के द्वारा विकसित है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगा। साथ ही जो साइबर अपराध, मानव ड्रग तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं उनसे निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी करेगा। अब हम लोग विविध सेक्शन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है EOK-IAS का ये विविध सेक्शन। तो अब क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन विविध सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। यह अधिनियम वायुयानों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात निर्यात को नियंत्रित करेगा। यह विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। विमान क्षेत्र में आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने का यह प्रयास करेगा। विमानन क्षेत्र में 100% FDI की भी अनुमति भारतीय वायु अधिनियम 2024 देता है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। भारतीय वायु अधिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद सिटी में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया था, आप लोगों ने न्यूज में देखा भी था। जून मंथ की करंट अफेयर्स में हमने उसे शामिल किया था। भारतीय वायु अधिनियम 2024 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ। 100% FDI की अनुमति देता है विमानन क्षेत्र में। विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। वायुयानों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, बिक्री, आयात निर्यात को नियंत्रित करेगा। साथ ही विमानन क्षेत्र में आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने का भी ये प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश सरकारी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना बिहार में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। पटना बिहार में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा महावीर बाल कैंसर अस्पताल। इस अस्पताल में 18 वर्ष तक के कैंसर पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 18 वर्ष तक के कैंसर पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा बाल कैंसर अस्पताल में, जिसका नाम होगा महावीर बाल कैंसर। ये देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल है जो बिहार पटना में बनेगा। इसका शिलान्यास हाल ही में सीएम नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। भारत विश्व में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर हो गया है। भारत में चीन के बाद सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाए जाते हैं और भारत से निर्यात के मामले में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है, जहां से स्मार्टफोन निर्यात किए जाते हैं। राइट, स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। जनवरी 2025 में रोमानिया बुल्गारिया यूरोप के शोंगेन मुक्त क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। यूरोप का शोंगेन मुक्त क्षेत्र से क्या मतलब है? तो इसमें वर्तमान में देखेंगे 29 यूरोपीय देश हैं। ये 29 यूरोपीय देश जहां आंतरिक सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, जिससे लोग बिना पासपोर्ट या वीजा के स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। शोंगेन मुक्त क्षेत्र क्या होता है? शोंगेन मुक्त क्षेत्र बेसिकली बिना पासपोर्ट वीजा के एक दूसरे देशों में प्रवेश करने की अनुमति होती है। जो कंट्रियां इस शोंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य बन जाती हैं। कुल 29 यूरोपीय देश हो गए हैं जो यूरोप के शोंगेन मुक्त क्षेत्र का हिस्सा है। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया यूरोप के शोंगेन मुक्त क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त ऋण सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से लिया गया है। आरबीआई ने अतिरिक्त ऋण सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए। दिसंबर 2024 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को इटली की राजकीय यात्रा के दौरान इतालवी नागरिकता प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इस तरीके की न्यूज अक्सर पूछ लेता है। इतालवी नागरिकता किसे दी गई? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को, जब इन्होंने इटली की राजकीय यात्रा की थी दिसंबर 2024 में। मसाली गांव जो बनासकंठा गुजरात में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है मसाली गांव, जो गुजरात के बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में है। दिसंबर 2024 में रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की। काला सागर में यह रिसाव किर्च जल डमरू मध्य के पास तूफान से रूस के 2 क्षतिग्रस्त टैंकरों वोल्गोनफ्ट 2212 और वोल्गोनफ्ट 239, ये 2 टैंकर थे जो क्षतिग्रस्त हो गए तूफान के कारण, जिसके चलते वहां पर तेल रिसाव हुआ और इस तेल रिसाव के कारण फिर काला सागर में रूस के द्वारा संघीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। किर्च जलडमरू मध्य ये काला सागर को अजो सागर से जोड़ता है। किर्च जलडमरू मध्य काला सागर को अजो सागर से जोड़ता है। काला सागर में यह रिसाव किर्च जलडमरू मध्य के पास ही हुआ था। राइट, याद रखिएगा, काला सागर में तेल रिसाव के कारण किस देश ने संघीय आपातकाल की घोषणा की? तो रशिया ने। 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अब राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? बाल्ड ईगल। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना, जो खंडवा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर 90 मेगावाट की परियोजना है, इसका लोकार्पण किया है मोदी जी ने। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। 90 मेगावाट की ये परियोजना है, जिसका दिसंबर 2024 में पीएम मोदी जी ने लोकार्पण किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में जान लेते हैं, काफी चर्चा में रहता है। 1963 में भारत सरकार के द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई थी गंभीर अपराधों की जांच के उद्देश्य के लिए। एक बात याद रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी जो सीबीआई है, ये कोई वैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। राइट, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, इसलिए यह कोई वैधानिक निकाय नहीं है। अर्थात सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त होती हैं। सीबीआई को शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। दिसंबर 2024 में मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, अंटार्कटिका के माउंट विंसेंट शिखर पर पहुंचकर सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की ये महिला पर्वतारोही बन गई हैं। मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका का माउंट विंसेंट जो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है, यहां पहुंचकर सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई है। जनवरी 2025 में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी गणना हुई है जामनगर गुजरात की मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर
ये देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही मृत्युदंड की सजा पाए लगभग 60 कैदियों को भी माफ किया गया। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया? तो जिम्बाब्वे ने, राइट, जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त किया। अन्य देश भी हैं जहां पर मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में आपको ये जिम्बाब्वे कंट्री को याद रखना है जिसने मृत्युदंड को समाप्त किया है हाल ही में। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी में एम्पावर बिज सपनों की उड़ान पहल को लॉन्च किया है। इस पहल के तहत 18 से 35 आयु वर्ग की 50 प्रतिभागी महिलाओं का चयन किया जाएगा। इनमें से शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रेंचाइजी शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। सुएज नहर के बारे में जान लेते हैं, ये भी काफी चर्चा में रहता है। इसका निर्माण 1859 से 69 के बीच फर्डिनेंड डी लेप्सिस के नेतृत्व में किया गया था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला 193 किलोमीटर का कृत्रिम जलाशय है। ये याद रखिएगा, ये कृत्रिम जलाशय है, आर्टिफिशियल जलमार्ग है, यानी ये प्राकृतिक रूप से निर्मित जलमार्ग नहीं है, ये बनाया गया मानव द्वारा निर्मित जलमार्ग है। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है, जिसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और 69 में पूरा हुआ फर्डिनेंड डी लेप्सिस के नेतृत्व में। 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते हुए जेजू एयर बोइंग 747-300 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दिसंबर 2024 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था दक्षिण कोरिया में, राइट। हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी हलमहरा द्वीप इंडोनेशिया पर यह स्थित है। ज्वालामुखी में वर्ष 2024 में लगभग 2000 से अधिक बार विस्फोट हुआ था। माउंट ईबू ज्वालामुखी ये कहाँ है? इंडोनेशिया के हलमहरा द्वीप में है, जो सुर्खियों में रहा था। 2024 में यहाँ पर लगभग 2000 से अधिक बार विस्फोट हुआ था। हरियाणा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार एमएसपी पर कुल 24 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया। पीएम मोदी जी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र होगा। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में उड़ीसा भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन चुका है। उड़ीसा, जिसने अभी तक भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को नहीं लागू किया था, अब इसने जनवरी 2025 में भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में लागू कर दिया है और ऐसा करने वाला ये 34वां राज्य बन गया है। 34वां राज्य ये बन चुका है। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी टोटल कैटेगरी में है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनमें से आप देख रहे हैं 34 राज्यों ने भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। अब केवल 2 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं जिन्होंने भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वो 2 कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश छूट रहे हैं, राइट। बाकी उड़ीसा के संबंध में आपको याद रखना है, 34वां राज्य बन गया है भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? निजामाबाद तेलंगाना में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? निजामाबाद तेलंगाना में। और हल्दी के संबंध में भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। और हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया निजामाबाद तेलंगाना में। इस हल्दी बोर्ड का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली से किया गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी प्रतिबंधात्मक इकाई सूची में 3 भारतीय संस्थाओं को सूची से हटा दिया है। ये 3 भारतीय संस्थाएं कौन है? तो इसमें शामिल है इंडियन रेयर अर्थ, गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन 3 भारतीय संस्थाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी प्रतिबंधात्मक इकाई सूची से हटा दिया है।
अमेरिका ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेल में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी जो ट्रांसजेंडर अब होंगे वो महिलाओं के साथ नहीं खेलेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को महिलाओं के खेल से जो है बाहर कर दिया गया है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका के द्वारा, राइट। पीएम मोदी जी ने सोनबर्ग गगनगीर को जोड़ने वाली जेट मोड सुरंग, जिसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया जनवरी 2025 में। ये 12 किलोमीटर लंबी है। सोनमर्ग गगनगीर को जोड़ने वाली जेट मोड सुरंग सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया, मध्य कश्मीर में ये है, राइट। इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही पुनात संगचू 2 जल विद्युत परियोजना, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। पुनात संगचू, ये भूटान में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है भारत भूटान के सहयोग से। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2024 वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म वर्ष रहा। यह 2016 में दर्ज किए गए अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार याद रखिएगा, वर्ष 2024 1901 के बाद से सबसे गर्म वर्ष रहा है। थोक मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद के द्वारा की जाएगी, राइट। प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 18 सदस्यीय समिति है, 18 सदस्यीय समिति है, प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित की गई, जो थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 करने के संबंध में अपनी सिफारिश देगी, अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगी, राइट। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 की जगह अब 2022-23 होगा, इस बात को याद रखिए। इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी अध्यक्षता में, याद रखिएगा, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में, ये इंपॉर्टेंट है, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। जनवरी 2025 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्त्र परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% है। ये 71 बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े जनवरी 2025 के अनुसार वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3.9%। हल्दी के संबंध में हमने बता ही दिया है, हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक भारत है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर होगा, जिसका शुभारंभ हाल ही में दिल्ली से केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। 16 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगा और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दे दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 13 से 14 जनवरी तक स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष, डुअल ईयर के रूप में मनाएगा, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा 13 से 14 जनवरी 2025 तक स्पेन की आधिकारिक यात्रा की गई थी और इस यात्रा के दौरान ही भारत और स्पेन ने निर्णय लिया था कि 2026 को वे दोहरा वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृत, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, यहाँ तीसरे लॉन्च पैड को बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तीसरा लॉन्च पैड ये 48 माह यानी 4 वर्ष में पूरा किए जाने का इसका लक्ष्य है। इसमें लगभग 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी, राइट। तीसरा लॉन्च पैड ये श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनाया जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। 48 माह यानी 4 वर्ष में इसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तीसरे लॉन्च पैड का। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। जब से ट्रंप जी बनने हैं, जब से वो अलग अलग संस्थानों से बाहर हो रहे हैं, WHO से बाहर हुए और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर होने की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग लगातार चर्चा में भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए एक चयन समिति होती है। चयन समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से सिफारिश करती है और राष्ट्रपति फिर उनकी नियुक्ति करती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो चयन समिति में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ये चयन समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति फिर इनकी नियुक्ति करता है।
चयन समिति किन व्यक्तियों को रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के लिए? तो इसके लिए खोज समिति है। खोज समिति के द्वारा 5 नामों को रिकमेंड किया जाता है। ये खोज समिति विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से निर्मित है। ये खोज समिति चयन समिति को अनुशंसित करती है 5 नामों को, और इन 5 नामों में से किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और किसे अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग में। 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया जाना है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया जाना है, इस संबंध में फिर राष्ट्रपति को ये चयन समिति उन नामों को रिकमेंड करती है। राइट। अनूप बर्नवाल केस आया था 2023 में। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में निर्णय दिया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होंगे, और उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले को नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया था चयन समिति के संदर्भ में, इसको नहीं माना। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जगह इस चयन समिति में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर की गई थी जनवरी 2025 मंथ में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राइट, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में वाईफाई की सुविधा देने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बनी। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 1975 से 77 के बीच जो आपातकाल लागू किया गया था, आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जेल हुई थी, जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे, अब उड़ीसा सरकार उनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन और उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। विश्व स्मारक कोष ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में पहली बार चंद्रमा को शामिल किया। विश्व स्मारक कोष ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में किसे पहली बार शामिल किया, तो चंद्रमा को। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 6वां कार्यालय होगा। अन्य 5 कार्यालय देखेंगे तो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में, बिहार के पटना में, केरल के कोच्चि में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये 5 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण थे। हाल ही में 6वां अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्यालय वाराणसी में स्टैब्लिश किया गया है। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय बिहार में कहाँ है, तो पटना में है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोरेंग, जो सिक्किम का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया, सिक्किम के सोरेंग में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया। साथ ही 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने का निर्णय भी लिया। हमने मार्च 2025 मंथ में इसको शामिल किया था। 21 मार्च को अब प्रत्येक वर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष भी घोषित किया है, इसे भी आप लोग याद रखिए। फिर उसके बाद यूनेस्को के द्वारा जो है 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जिसकी दिवस क्या है, ग्लेशियर प्रोटेक्शन यानी ग्लेशियर संरक्षण। और उसके अगले ही दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की भी थीम इस वर्ष ग्लेशियर संरक्षण ही है, ग्लेशियर प्रोटेक्शन ही है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण ईयर के रूप में घोषित किया। 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। ये 77 मीटर लंबा होगा और 10 मीटर चौड़ा होगा। यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ेगा। यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन 21 दिसंबर 2024 को किया था। राइट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में यह है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज है। यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालय, जिसमें एक है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और दूसरा है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालय नाम क्या है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी।
गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखिएगा, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पहला अंग्रेजी विश्वविद्यालय होगा जो गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा। हालांकि आप जानते हैं कि गिफ्ट सिटी में पहला परिसर जो स्थापित किया था सर्वप्रथम वो डीकन विश्वविद्यालय ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया का है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय था, डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का। और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालय क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पहला अंग्रेजी यूनिवर्सिटी होगा जो गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार 2024 में वैश्विक तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर गया। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार 2024 में वैश्विक तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया, याद रखिएगा। और 2024 1901 के बाद में सबसे गर्म वर्ष के रूप में भी दर्ज किया गया। चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम याद रखिएगा, तियानशान सेंगली। तियानशान सेंगली ये विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, ये चीन में है। चीन के द्वारा विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का अनावरण किया है। इसकी लंबाई होगी 22.13 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो भारत की अटल सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है, तो चीन की ये तियानशान सेंगली सुरंग है। हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में मीठे पानी की जैव विविधता के लिए पश्चिमी घाट को एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है। विश्व में कुल 34 जैव हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा और सुंडरलैंड, जिसे सुंदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। 4 क्षेत्र हैं भारत के जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में शामिल हैं। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 34 में से 4 भारत में हैं। और इन 4 में से पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट को भारत में मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है, पश्चिमी घाट को, राइट, याद रखिएगा। ये हो गया जनवरी 2025 मंथ का करंट अफेयर्स। सब कुछ कवर हो गया है। अब इससे बाहर कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। अब इसका अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए। सफलता प्रोग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस प्रोग्राम के तहत आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसकी एक नॉमिनल फीस है केवल 199 करंट अफेयर्स की। अब इससे बेहतर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। एक तरफ आप लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट टॉपिक और मंथ वाइज आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।